मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीसीएल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी से बहुत ज़्यादा क्षमा माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी किस बात की कि बहुत दिनों से आप कोई भी वीडियो चैनल पर नहीं आ रही थी। तो अब टाइम ओवर हो चुका है। अब हम एग्ज़ाम को लेकर भी एक वीडियो आपको बताया था कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसको लेकर भी जानकारी मिलनी शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। तो उसी को लेकर अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई ज़ोरों शोरों से। और ये जो वीडियो है ये ट्रेड थ्योरी की है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है ट्रेड थ्योरी। तो यहाँ पर लिखा है ट्रेड थ्योरी, और ट्रेड थ्योरी की एक बुक है जिसको मैं आप कवर करवाऊँगा, और उससे आप जल्दी से जल्दी, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो बहुत जल्दी रिवाइज करने में ये किताब आपकी मदद करेगी। और यहाँ पर आप एक चीज़ और लिखी देख रहे होंगे यहाँ पर चैनल की थंबनेल पर आप ये लिखा देख रहे होंगे कि मात्र 5 क्लास में थ्योरी कंप्लीट। हाँ, थ्योरी डिटेल में कंप्लीट, ये नहीं कि आपको समझाया ही जाए ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कैसे इंड्यूज होगा। आपको उसका रिवीजन जो है पूरा डिटेल में करा दिया जाएगा केवल 5 क्लासों में। इस चैप्टर मतलब इस क्लास में, ये आज की क्लास जो है, आज फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं 2 चैप्टर जो शुरुआत के नॉन टेक्निकल के 2 चैप्टर हैं। आप कहेंगे कि नॉन टेक्निकल तो है ही नहीं, टेक्निकल में नॉन टेक्निकल कहाँ से? हाँ जी, नॉन टेक्निकल मतलब जिनमें कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं दी गई हैं, वो चैप्टर दोनों आपको हल कराऊंगा। कौन कौन से चैप्टर हैं? व्यावसायिक सुरक्षा, ठीक है, और व्यावसायिक औजार। वो इस क्लास में आपको मैं उसका हल कराऊंगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसी प्रकार की क्लासें और लाइए। और हाँ, अब मैं कैसे ही समय निकले, अभी तक तो क्या था, थोड़ा बिजी था बहुत ज़्यादा जॉब को लेकर के। अब आपको लिए आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो मुझसे जो भी हो सकेगा आपकी मदद करूँगा। और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। शुरू करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि आपका ज़्यादा समय नष्ट ना किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे दिया जाए, ताकि आप पढ़ाई कर सकें और वो पढ़ाई आपके एग्ज़ाम में आपको पास कराने में कहीं न कहीं मददगार साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत पुरानी मेरी बुक है, जब मैं जॉब नहीं हुई थी, तैयारी करता था, उस दौरान की एक किताब है। प्रकाशन का नाम इस पे लिखा भी नहीं है और मैं बताऊँगा भी नहीं आपको, क्योंकि फिर अगर प्रकाशन का नाम आपको बता दिया तो मतलब जो प्रकाशन वाले होते हैं वो कॉपीराइट वगैरह लगा देते हैं, और इससे मेरी जितनी भी मेहनत है उस पे भी सब ज़्यादा हमें जानकारी है नहीं। वीडियो वैसे ही डिलीट करना पड़ेगा, तो इस चक्कर में आपसे कह रहा हूँ कि आप ये कॉपीराइट और इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देकर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, चैप्टर का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक व मानसिक क्षति से बचाना व्यावसायिक सुरक्षा कहलाता है। तो ये प्रश्न बनेगा कि अगर बने तो आप आराम से आंसर दे देंगे कि मतलब कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक और मानसिक क्षति से बचाना कौन सी सुरक्षा के अंतर्गत आता है? तो वह व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ये आपको बताना है। मैं इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्पीड में इसको करते हैं, ठीक है। व्यावसायिक स्वास्थ्य मानव कार्यस्थल एवं कार्य वातावरण से संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान है, ठीक है। आगा आगे देखते हैं। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO की संयुक्त समिति के अनुसार, व्यावसायिक स्वास्थ्य सभी व्यवसायों में श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के सर्वोच्च स्तर की देखभाल तथा संवर्धन करना, कार्य स्थिति के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य सेवाओं को रोकना एवं व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा करना तथा उन्हें स्वास्थ्यप्रद कार्य वातावरण प्रदान करना। ये कुछ भी आपको याद नहीं करना है इसमें, यहाँ पर बस यही याद करना है कि कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक व मानसिक क्षति से बचाना ही व्यावसायिक सुरक्षा कहलाता है। हमारा कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं जो इतना लिखा हुआ आ जाएगा, बस ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वनडे एग्जाम, तो उसमें ये सारी इतनी डिटेल नहीं आएगी, ये आपको याद नहीं करनी है। फिलहाल बता देते हैं। आगे आगे है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, एक व्यापक क्षेत्र वाला अध्ययन का विषय है। इसमें कई विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं। व्यापक व्यापक अर्थों में इसके निम्नलिखित लक्ष्य होते हैं। देखो,
मतलब सुरक्षा का हम प्रयोग क्यों करते हैं? सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर काम का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, सभी व्यवसायों में कर्मचारियों को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य का उत्थान व अनुसरण हो, व्यवसाय से वातावरण पर कोई भी प्रभाव न पड़े, सभी प्रकार के खतरे में वैद्युत और यांत्रिक दोनों प्रकार के खतरे आ जाएंगे, इससे कर्मचारियों की सुरक्षा हो। ठीक है। अब देखो फिर प्रश्न बनेगा। अब यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं बनने वाला था, शुरुआत की जो लाइन थी वो बन गई, मैंने बता दिया। अब आएगा प्राथमिक उपचार। कार्य क्षेत्र में श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने जाने पर श्रमिकों को प्राथमिक उपचार देना चाहिए। ठीक है। दुर्घटना क्या होती है? तो जीवन एक अमूल्य निधि है, इसकी सुरक्षा के लिए सावधानी आवश्यक है। असावधानी व अज्ञानतावश किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ठीक। आगे देखेंगे। दुर्घटना के दुर्घटना के उत्पन्न होने के कारण, दुर्घटना होती क्यों है? तो उसके लिए तो हम जानते हैं कौन कौन से कारण होते हैं। कार्यस्थल पर जो दुर्घटनाएं होती हैं निम्नलिखित कारणों से होती हैं। कौन कौन सा? औजार, उपकरण, मशीन तथा कार्य करने के तरीका पर्याप्त ज्ञान न होना, मतलब हमें किसी औजार चलाने का ही ज्ञान नहीं है, किसी उपकरण को चलाने का या मशीन को चलाने का ज्ञान नहीं है, फिर भी हम उसको चला रहे हैं, तो ऐसे में तो दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी। अज्ञानता के कारण भी बस वही, इसी का दूसरा सेंटेंस यही है, पर बस थोड़ा मॉडरेट करके दे दिया गया है कि हमको अज्ञानता है, हमें मिसाइल चलाने का ज्ञान नहीं है, फिर भी हम मिसाइल चलाने चले गए। बहरहाल ITI वाले मिसाइल चलाने नहीं जाते हैं, खासकर UPPCL वाले। मैं बता रहा हूँ कि जब तक हमें सब स्टेशन चलाने की नॉलेज नहीं होगी और आप चलाने चले जाओगे तो दुर्घटना तो होगी ही होगी, निश्चित होना तय है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। फिर है घरेलू तनाव के कारण भी दुर्घटनाएं उत्पन्न होती हैं, मतलब आप घर से लड़ झगड़ कर आ रहे हैं और यहाँ पर सब स्टेशन ऑपरेशन का काम कर रहे हैं, तो उस टेंशन के कारण आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और इस कारण भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। असुरक्षित पहनावा, मतलब आपने कपड़े ही सही नहीं पहन रखे हैं, तो इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार क्या होता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले ढाले आपने पहन रखे हैं और कभी कन्वेयर में टक गया या कभी किसी पार्ट्स के अंदर आ गया, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उचित औजार, उपकरण व मशीनों के अभाव के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, मतलब जो औजार हैं जिनसे हम काम कर रहे हैं वही ठीक प्रकार नहीं है काम करने वाले, मतलब वही सही नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में भी दुर्घटनाएं होंगी। चौथा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नशे की आदत के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, मतलब पी के आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता दूं, UPPCL में क्या होता है, अधिकांशतः जो लाइनमैन लोग होते हैं वो दारू पीकर काम करते हैं, और ऐसे में वो भूल जाते हैं कि किस फीडर का हमने शट डाउन लिया, किस फीडर का शट डाउन नहीं लिया। अब तो नहीं करते हैं, पहले जब करते थे। मैं बता रहा हूँ कि अधिकांशतः अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो दारू के कारण उसमें 90% निकलते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि सभी लाइनमैन भाई ऐसे नहीं हैं जो दारू पीते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लाइन पर काम करें और दारू या शराब का सेवन कर चुके हैं तो फिर काम नहीं करें, तभी अच्छा ही है आपके लिए और आपके परिवार दोनों के लिए अच्छा होगा। दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं? औजार, उपकरण, मशीन तथा कार्य करने का पर्याप्त ज्ञान रखना चाहिए, वही जो वहाँ पर नहीं करना चाहिए था। अब दुर्घटनाओं से अगर बचना है तो उन सारे कामों को यहाँ पर करना है। क्या क्या? शिक्षित होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, सुरक्षित हस्त औजार होने चाहिए, प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, उचित औजार, उपकरणों व मशीनों की व्यवस्था उच्च होनी चाहिए। अब देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु, ये आप याद कर लीजिए बस। हाँ, देखो अब पहले चैप्टर में यही है। चेतावनी चिन्ह जो होते हैं, चेतावनी चिन्ह जिनको हम वार्निंग साइन कहते हैं, कि आने वाले खतरों की चेतावनी दी जाती है। जैसा नाम से ही प्रदर्शित है, चेतावनी चिन्ह है तो आने वाले खतरों की चेतावनी देंगे। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है, और ये इस प्रकार होते हैं, कुछ त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। अब देखो चेतावनी चिन्हों का बॉर्डर काले रंग का होता है, इनकी पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड जो होता है वो तो होता है पीले रंग का, और इन पर जो बॉर्डर होता है वो कैसे रंग का होता है? काले रंग का। यहाँ पर ये डार्क कर रखा है। ठीक। अब देखो कार्यशाला, वर्कशॉप में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। हाँ, ये प्रशिक्षण देना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले दिया जाने वाला जो उपचार होता है उसी को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया भी है कि प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार वह होता है दुर्घटना स्थल पर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने से पहले दिया जाने वाला ट्रीटमेंट प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहलाता है। अब देखो आग लगने के कारण और उसको बुझाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। आग जब आपके सब स्टेशन पर या कहीं पर आग लग जाती है तो उसको उसके लगने के कारण कौन कौन से होते हैं और आग के
प्रकार कौन कौन से होते हैं और उसको बुझाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। तो क्लास ए की जो आग होती है वो ठोसों में लगने वाली आग होती है। लकड़ी, जूट, कपड़ा आदि में लगी हुई आग जो होती है वो क्लास ए की आग कहलाती है और इसको बुझाने के लिए हम पानी के फव्वारे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ठोसों में लगने वाली जो भी आग होगी हम उसको डायरेक्ट पानी की सहायता से बुझा देंगे। दूसरी है बी प्रकार की आग, क्लास बी श्रेणी की आग। यहाँ से मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, बांट देता हूँ अलग अलग। इसमें ज्वलनशील द्रव, द्रव मतलब जैसे तरल पदार्थ, तथा ज्वलनशील ठोसों में लगी आग। ठीक है, तो इसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फोम एवं ड्राई पाउडर। ठीक है, इसमें तीन चीजों का प्रयोग करेंगे, CO2 का, फोम एवं ड्राई पाउडर का। अब देखो क्लास सी प्रकार की जो आग होती है उसका क्या है? क्लास सी प्रकार की आग जो होती है वह होती है गैसों अथवा द्रवित गैसों में लगने वाली आग। गैसें भी दो प्रकार की होती हैं, कुछ गैस होती हैं, कुछ द्रवित गैस होती हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ड्राई पाउडर फायर या एक्सटिंग्यूशर, मतलब जिसमें सूखा हुआ पाउडर हो। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि सूखा हुआ पाउडर वाले जो फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं वो किस में प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार की आग को बुझाने में? तो ये क्लास सी की आग को बुझाने में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है श्रेणी डी की आग। तो श्रेणी डी की आग हमारे विभागीय की आग होती है। इसको हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। क्लास डी की जो आग होती है विद्युत से लगी हुई आग होती है, उसको हम क्लास डी की आग कहते हैं और विद्युतीय उपकरणों में लगने वाली आग भी क्लास डी की आग कहलाती है। इसको बुझाने के लिए CO2, ड्राई पाउडर, CTC एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। CTC का फुल फॉर्म होता है, क्या फुल फॉर्म होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, कुछ तो पढ़ रखा होगा पहले से। अब देखो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व प्राथमिक उपचार कर लेना चाहिए। ये हमने बताया था, दोबारा वही लाइन रिपीट हुई है। किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाना ही अग्नि आग है। मतलब आग अगर पूछा जाए तो क्या है? तो किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाना ही अग्नि या आग है। ताप, प्रकाश और ऊष्मा का एक मिश्रण आग होती है। कई बार ये प्रश्न पे एग्जाम में बनता है कि आग किस किस का मिश्रण है? तो ताप मतलब टेम्परेचर, प्रकाश मतलब लाइट और तीसरा ऊष्मा हीट, इन तीनों का मिश्रण होती है आग। इनमें से तीनों में से कोई सी एक चीज अगर नहीं होगी तो आग क्या होगी? नहीं लग पाएगी। इसमें एक चीज़ इन्होंने मिस कर दी है, ऑक्सीजन। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होना ज़रूरी है। सामान्यतः आग कितने प्रकार की होती है? मैंने बताया अभी पीछे, 4 प्रकार की आग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। आग लगने से बचाव के लिए मानक नियमों का पालन हमें करना चाहिए। फिर देखो ये प्रश्न बनेगा 5S संकल्पना, 5S कॉन्सेप्ट। 5S कॉन्सेप्ट को लागू कर कार्यप्रणाली को अपनी वर्तमान स्थिति से व्यवस्थित किया जाता है। तो 5S कॉन्सेप्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है कार्यप्रणाली को अपनी वर्तमान स्थिति से व्यवस्थित करने में। फिर देखो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE किट, जो कोरोना में हमारे वॉलंटियरों ने प्रयोग की थी, जिसको पहना था, उसको हम बोलते हैं PPE किट। PPE का फुल फॉर्म है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? देखो सिर की सुरक्षा मतलब हेड प्रोटेक्शन, सिर की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्रैश हेलमेट का प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट का प्रयोग किया जाता है, बम्प कैप का प्रयोग किया जाना चाहिए, कैप और हेयर नेट का प्रयोग भी करना चाहिए। अगला है देखो आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंखों की सुरक्षा के लिए तो चश्मे का। आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए हम निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग होता है। सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, आई शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा वेल्डिंग वाली दुकानों पर जो लगा के वेल्डिंग किया जाता है उसको बोलते हैं आई शील्ड। सुरक्षा चश्मा का प्रयोग, फेस शील्ड, ठीक है, उसको आई शील्ड और फेस शील्ड। आई शील्ड उसका एक हिस्सा होता है जो वेल्डिंग वाले लगाते हैं, उस पूरे को जो फेस को कवर कर दे तो उसको फेस शील्ड कहते हैं। फिर कानों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एयर प्रोटेक्शन, एयर प्लग का प्रयोग किया जाता है और एयर डिफेंडर, मफ और पैड। देखो ये एक नया शब्द है, ये याद कर लीजिए कि मफ और पैड का प्रयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो आप याद रखेंगे कानों की सुरक्षा के लिए मफ और पैड का प्रयोग करते हैं। त्वचा की सुरक्षा, त्वचा की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो त्वचा की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं हम, त्वचा की सुरक्षा के लिए त्वचा क्रीमों का प्रयोग करना चाहिए, त्वचा पर लगने वाले रासायनिकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। हाँ ये हो गया। आगे क्या है? शरीर की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखो लेदर एप्रन पहनना चाहिए, एस्बेस्टास एप्रन, लेड एप्रन, सेफ्टी बेल्ट, चमड़े के दस्ताने पहनने चाहिए, चमड़े के दस्ताने मतलब लेदर ग्लव्स, सुरक्षा बूट एवं जूतों का प्रयोग, चालक फुटवियर का भी प्रयोग करना चाहिए। अब देखो विद्युत का झटका, यहाँ से प्रश्न बनेगा। विद्युत का झटका मतलब इलेक्ट्रिक शॉक। यदि कोई कला तार मतलब फेज वायर किसी प्रकार मानव के किसी अंग से स्पर्श हो जाता है तो धारा का प्रभाव मानव शरीर में होने लगता है।
जिससे मानव शरीर को एक झटके का अनुभव होता है। ये झटका ही विद्युत झटका कहलाता है। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर मानव शरीर विद्युत झटके का अनुभव करता है। तो देखो ये वाली जो लाइन है मैं दूसरे कलर से यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाला प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनेगा कि कितने वोल्ट से अधिक का झटका मानव को महसूस होता है। अगर उस वोल्टेज से कम का झटका हो तो वो हमें महसूस नहीं होगा। तो 90 वोल्ट से कम का झटका हमको महसूस नहीं होता है। 90 वोल्ट से ज़्यादा का अगर झटका हमारे शरीर को लगेगा तो वो हम व्यक्ति को महसूस होगा। आगे देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है। अर्थात मानव शरीर 0 से 90 वोल्ट तक लगभग धारा के प्रवाह को शरीर के अंदर रोकती है। ठीक है। मानव के शरीर में देखो, मानव शरीर में 1 गुणा 10⁻³ मतलब 1 मिली एम्पियर से कम धारा का अनुभव नहीं होता है। देखो, वोल्टेज की बात करें तो 90 वोल्ट और धारा 1 मिली एम्पियर। अगर 1 मिली एम्पियर से कम की करंट हमको लगती है तो उसका भी अनुभव हमें नहीं होगा। विद्युत झटका लगने के कारण कौन कौन से होते हैं? ये देखो, विद्युत झटके लगने के कारण होते हैं सावधानी से विद्युत कार्य करना, फेज वायर को बिना दस्ताने के छूना और अज्ञानता। विद्युत झटकों से बचाव के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? देखो, विद्युत झटकों से बचाव के लिए किसी भी विद्युत कार्य को करने से पहले उस विषय का पूर्ण ज्ञान, पहनावा, कार्यकुशलता, रुचि आदि होनी चाहिए। मतलब अगर हम कोई विद्युत से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो हमें उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, आग क्या है? विभिन्न प्रकार के आग, टाइप्स ऑफ फायर तथा उसको बुझाने के उपाय तथा आग की श्रेणी निम्नलिखित हैं। कौन-कौन सी हैं? देखो, कार्बोनियम फायर, ये वाला प्रश्न ही बनता है यहाँ से। कार्बोनियम फायर कौन सी फायर जो होती है कार्बोनियम फायर कहलाती है। देखो, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट एवं लकड़ी के कोयले से लगी आग, इस प्रकार की आग के अंतर्गत आती हैं कार्बोनियम फायर। जो वर्ग एक ही आग होती है ना, उसको ठोसों में लगने वाली आग कहते हैं और उसका ही दूसरा नाम होता है कार्बोनियम फायर। ठीक है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी, रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की फायर को श्रेणी ए की फायर भी कहते हैं। आगे देखते हैं, तेलीय फायर मतलब क्लास बी की आग। तो तेलीय फायर कौन कौन सी आग होती है? देखो, मिट्टी के तेल, डीजल तथा पेट्रोल आदि से लगी आग इस प्रकार की फायर के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की फायर को क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। इतना पढ़ लेना है आपको, याद आपको क्या करना है? ठोसों में लगने वाली आग वर्ग ए की आग, बुझाएंगे किससे? पानी से, मिट्टी से। ठीक है। दूसरे वर्ग की आग कौन सी होगी? मिट्टी के तेल मतलब द्रवों में लगने वाली आग। इसको बुझाने में क्या क्या प्रयोग किया जाएगा? CO2 एक्सटिंग्विशर और फर्म टाइप दोनों तेलीय प्रकार की आग को बुझाने में प्रयोग किए जाएंगे। अब तीसरा है गैसीय, मतलब प्रोपेन, ब्यूटेन और LPG आदि से जो आग लगती है वह तीसरे वर्ग की आग या फिर क्लास सी टाइप की जो आग होती है उसको हम कहते हैं। और इसको बुझाने के लिए CO2, हेलोन आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि हेलोन प्रकार के जो अग्निशमक यंत्र होते हैं उसको किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि क्लास सी की आग को बुझाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, विद्युतीय फायर मतलब जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है वह क्लास डी में आती है। इसको बुझाने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ये लिखा है, देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि CTC का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो CTC की फुल फॉर्म यहाँ पे ये लिखी हुई है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त शुष्क रेत मतलब सूखा हुआ रेत का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के चिन्ह, चिन्ह कौन कौन से होते हैं? देखो, किसी भी कार्य की सूचना देने के लिए सूचना चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आदेशात्मक चिन्ह के द्वारा किसी कार्य से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। आदेशात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि नीली होती है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में लिखा है और ये किताब भी शॉर्ट फॉर्म में ही है। आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत भी है क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं, सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है, इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। तो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है और इनका आकार वर्गाकार होंगे या फिर आयताकार होंगे और इस पे लिखा जाने वाला जो भी संकेत इन पे लिखा होगा वो कैसे? सफ़ेद रंग से लिखा होगा। तो ये देखो, पृष्ठभूमि वगैरह के बारे में शॉर्ट में एक इसमें दिखा दिया है और यहाँ से आप याद कर लेंगे। तो साइन, अगर चेतावनी चिन्ह होगा तो उनका रंग कैसा होगा? पीला होगा। निषेधात्मक चिन्ह, उनका रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। पृष्ठभूमि का रंग सफ़ेद। आदेशात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होगा? नीला होगा। इसके अतिरिक्त निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं, जो किसी कार्य को मना करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? वो शायद यहाँ पर दिया नहीं गया है। चौथे प्रकार के चिन्ह आप बताएंगे कि कैसे होते हैं। अब उसके बाद देखो, जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट
ये नई चीज़ है। देखो फर्स्ट एड बॉक्स पर आपने देखा होगा, ये फर्स्ट एड बॉक्स बना है, सफ़ेद रंग का होता है, उस पे बनने वाला जो प्लस का निशान होता है ये कौन से रंग का होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस किताब में ये अच्छाई है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट बड़ी बढ़िया से यहाँ पर लिख रखे हैं। तो देखो फर्स्ट एड बॉक्स पर लाल रंग का निशान, प्लस का जो निशान होता है वो कैसे रंग का बना होता है, लाल रंग का। फर्स्ट एड बॉक्स में चिकित्सा संबंधी निम्नलिखित सामान रखा होता है, क्या क्या रखा होता है, देखो एक्रीफेलिवीनिया मर्क्यूरियम मतलब एक प्रकार की क्रीम होती है, स्प्रिट रखा होता है, डिटेल रखा होता है, और क्या होता है, ये पूछ ही लिया गया था एक बार यूथ की बुक में, तो ये क्वेश्चन भी दिया गया है कि क्या क्या रखा होता है उसमें। तो उसमें फेयर एंड लवली भी ऑप्शन में था। टिंचर आयोडीन बीटाडीन, उसमें आंसर जो सही होता है बीटाडीन सही होता है। देखो बर्नॉल सूंघने का नमक, दवाई प्रयोग, प्लास्टर, रुई, जाली वाला कपड़ा, कैंची, दवाई पिलाने का गिलास, ड्रॉपर, और गोल पट्टी, बांस की तिल्लियां, स्ट्रेचर, पोटेशियम परमैंगनेट। विभिन्न मानक तथा मानकीकरण, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन का पूरा नाम निम्नलिखित होता है। देखो कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये पहले चैप्टर से संबंधित। BIS की फुल फॉर्म आप याद करेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो BIS की फुल फॉर्म हो गई ब्यूरो ऑफ इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड। ISO, ISO का पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। JIS, ये जापान का व्यावसायिक मानक संगठन है। DIM, DM नहीं, DIM, ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन, ये जर्मनी का है। VSI, देखो BIS और BSI में कंफ्यूज नहीं होना है, BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पर मैं इंपोर्टेंट बता देता हूँ, इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं इंपोर्टेंट, ये BIS, VSI और ASI, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोस्ट जो है वो रूस का स्टैंडर्ड संगठन है, और ASA अमेरिका या अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक, ये याद हो गए। उसके बाद ASTM, ये नया है, पूछा जा सकता है, ASTM आपको याद करना है, USA का स्टैंडर्ड संगठन है। अब देखो पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अब इसके हमें क्वेश्चन करने हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो 20 मिनट में हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है, अब हमें इसके प्रश्न करने हैं। देखो मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब विद्युत आघात की अनुमति नहीं होगी। आघात मतलब विद्युत का झटका। तो देखो हमने बताया था कि वोल्टेज अगर पूछा जाए तो 90 वोल्ट से कम हमें विद्युत झटका नहीं लगेगा, और 90 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो हमें महसूस होगा, लगेगा तो झटका, 90 वोल्ट से कम पर भी, पर वो हमें महसूस नहीं होगा। तो देखो इसमें फिर धारा के लिए वो मान कितना था, 1 मिली एम्पियर से कम था। देखो यहाँ पर हमने सबको ग्रीन इसलिए कर दिया है कि अगर इसी को रहने देंगे आंसर वाले को तो आप फिर जरा भी सोचेंगे नहीं और डायरेक्ट आंसर दे देंगे। तो देखो 1 मिली एम्पियर से कम का झटका जो है हमें महसूस नहीं होता है, अनुमति नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। देखो यहाँ पर डिटेल में लिखा भी है और ये आप पढ़ लेते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 मिली एम्पियर से कम है तो आघात मतलब झटके की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है लगभग 1000 ओम होता है। इसे न्यून लो धारा को शरीर में प्रवाहित होने से आसानी से रोक सकता है। मानव शरीर 9 मिली एम्पियर धारा 3 सेकंड तक वहन कर सकता है। तो अगर ये भी प्रश्न पूछा कि 9 मिली एम्पियर की धारा हम कितने सेकंड तक वहन कर सकते हैं, तो 3 सेकंड तक। दूसरा प्रश्न, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्यूशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत मतलब जो क्लास डी की आग होती है उसके लिए हम कौन से फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं, हेलोन एक्सटिंग्यूशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम, या फिर ड्राई पाउडर। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा, विकल्प का आंसर बताइए आप, इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, बी। मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ा, क्या गलत पढ़ा, देखो किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्यूशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए था और हमने जल्दी में पढ़ लिया कि करना चाहिए। तो इसीलिए देखो फॉर्म टाइप के जो एक्सटिंग्यूशर होते हैं उनको हम द्रवीय पदार्थों में लगने वाली आग के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी इन तीनों का प्रयोग हम विद्युतीय लगने वाली जो आग होती है उसमें प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो फॉर्म प्रकार का फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किस में किया जाता है, तो द्रवीय पदार्थों में लगने वाली आग में। अब कौन सा है, हाँ ये देखो यहाँ पर दे दिया गया है, इसका डिटेल में पढ़ लेंगे, हमने बता भी दिया है, वैसे आप एक बारी रोक के वीडियो पढ़ लीजिए। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर तीव्रता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। देखो यहाँ से आंसर भी दिख रहा है आपको। तो ये लाइन वोल्टेज पर निर्भर करती है, लाइन धारा और वोल्टेज दोनों पर निर्भर नहीं करती है, उपरोक्त सभी पर नहीं, ये निर्भर करती है लाइन वोल्टेज पर। किस पर, लाइन वोल्टेज पर। अगला देखिए, हाँ देखो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जो जोर तीव्रता लाइन वोल्टेज पर निर्भर करती है। 0 से 90 वोल्ट तक मानव शरीर झटके को सहन कर सकती है, परंतु इससे अधिक
वोल्टेज पर शरीर को विद्युत का झटका लगता है। लिक्विफाइड गैसों मतलब जो द्रवीकृत गैसें होती हैं, लगी आगों को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले वाला जो प्रश्न था, विद्युत झटके से पहले वाला प्रश्न था, वह यही प्रश्न था। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी के अग्निशमन यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं? तो बताया ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र। कौन से? हाँ, तो इस प्रश्न पर थे हम। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी के अग्निशमक प्रयोग किए जाते हैं? तो ड्राई पाउडर जो अग्निशमक यंत्र होते हैं वो लिक्विफाइड कह लीजिए या फिर द्रव गैसों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि कार्य को किया जाना है? देख लीजिए, कौन सा सुरक्षा चिन्ह इनमें से ऐसा है जो ये बताता है कि ये कार्य किया जाना है? तो देखो, निषेधात्मक चिन्ह नाम से ही प्रदर्शित है। यहाँ ये किसी कार्य को मना करेगा, निषेध करेगा, मतलब ये काम यहाँ नहीं करिए। जैसे कई बार आप डॉक्टर की दुकान में जाते होंगे, वहाँ लिखा होता है मोबाइल चलाना मना है, या फिर जैसे सिगरेट बना होगा, ऐसे सिगरेट बना है और उस पे बीच में ऐसे क्रॉस लगा दिया लाल रंग से, मतलब सिगरेट पीना मना है। पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तब भी देखा होगा कि सिगरेट पीना मना है। तो निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं किसी कार्य को करने को मना करते हैं। चेतावनी चिन्ह चेतावनी देते हैं आपको। सूचनात्मक चिन्ह सूचना देते हैं। कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि कार्य को किया जाना है, मतलब ये कार्य होना ही है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनिवार्य चिन्ह। कौन सा? अनिवार्य चिन्ह, विकल्प नंबर बी। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फायर जो होती है उसको बुझाने के लिए हम कौन से का प्रयोग आग बुझाने के लिए करेंगे? अगर विद्युतीय आग है तो पानी का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जब पानी का नहीं करेंगे तो इन विकल्पों में से एक, इनमें से कोई नहीं, कोई तो होगा। ये भी विकल्प हम अलग एलिमिनेट कर देंगे। कार्बन पाउडर का यूज नहीं करेंगे। सूखा बालू का प्रयोग करेंगे। मेरे ही चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाना, शॉर्ट देखना, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर में आग लगी है तो उसको एक कोई सहायक कर्मचारी हैं, वो उस पर फावड़े से मिट्टी डालकर, बालू डालकर उसकी आग को बुझा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, इसको डिटेल में देख लेते हैं। विद्युत फायर के मामले में सूखा बालू का प्रयोग किया जाता है क्योंकि विद्युतीय आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ड्राई पाउडर, CTC, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फायर के मामले में कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो विद्युत का झटका लगने का भय बना रहता है। जब पीड़ित व्यक्ति का मुख नहीं खुल रहा है, मतलब मुंह खुल ही नहीं रहा है, तो कृत्रिम श्वास देने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? शेफर विधि, नेल्सन विधि, मुख से मुख विधि, मुख से नाक विधि। तो जब व्यक्ति का अगर मुंह नहीं खुल रहा है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? उसे मुंह से नाक विधि का प्रयोग करेंगे। शेफर और सिल्वेस्टर नेल्सन, ये सांस लेने की कुछ विधियां हैं। अगले कोई प्रश्न आएगा तो उसमें डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। देखो, जब पीड़ित व्यक्ति का मुंह नहीं खुला हो तो कृत्रिम श्वसन की मुख से नाक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में रोगी की छाती को क्या करते हैं? ऊपर उठाकर शीघ्र ही अपने मुंह को रोगी की नाक से लगाकर हवा उसके फेफड़ों में भरते हैं। हवा भरकर शीघ्र ही अपना मुंह हटा लेना चाहिए जिससे हवा बाहर आ सके। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या होता है? ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। स्पार्किंग किसके कारण होती है? तो स्पार्किंग ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, विद्युत परिपथ या परिपथ के कारण। तो ढीले कनेक्शन के कारण क्या होती है? स्पार्किंग होती है। किसके कारण होती है स्पार्किंग? स्पार्किंग होती है ढीले कनेक्शन के कारण। किसके कारण? ढीले कनेक्शन के कारण। अगला देखिए, हाँ, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनेगा। देखो, स्पार्किंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो इंडक्टेंस भी होता है। क्या होता है? इंडक्टर या इंडक्टेंस। ठीक, अगला देखो। अगला है, दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, दुर्घटना से अगर आपको बचना है तो इनमें से कौन सा तरीका है जो दुर्घटना से बचाएगा आपको? सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना, हाँ, उनका प्रयोग करना तो जरूरी है, ये दुर्घटना से बचाएगा। जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, ये भी है। अपने तरीके से कार्य करना, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इन्होंने पूछा है इन चारों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका है जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। देखो, अपने तरीके से कार्य करेंगे, अपना अपना तरीका तो गलत भी हो सकता है आपका तरीका, तब तो दुर्घटना होगी। इन्होंने कहा है दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का हम पालन करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी।
अगला देखिए, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य। परिदृश्य का मतलब होता है पीछे का जो रंग होता है। सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं उनका परिदृश्य रंग कैसा होता है? लाल, नीला, पीला और हरा। तो सूचनात्मक चिन्ह कैसे होते हैं? इनका बैकग्राउंड होता है हरा। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, हाँ देखो, सूचनात्मक चिन्ह के बारे में डिटेल में यहाँ बता दिया गया है। सूचनात्मक चिन्ह जिनको हम इंफॉर्मेटिव साइन भी कहते हैं कि पृष्ठभूमि बैकग्राउंड का रंग कैसा होता है? हरा होता है, जबकि इनके ऊपर बने हुए चिन्ह का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इन चिन्हों का आकार वर्गाकार होता है। कैसा आकार होता है? वर्गाकार होता है। सूचनात्मक चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। अगला देखते हैं। हाँ देखो, ये वाला प्रश्न ही बता रहा था मैं। फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसमें घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। कौन सी ट्यूब रखी जाती है? सोफ्रामाइसिन, बोरोलिन, पेनिसिलिन। तो कौन सी ट्यूब रखी जाती है? बीटाडीन। यूथ वाली बुक में इसमें जो एक विकल्प बदल कर क्या रख दिया है? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली लड़कियां हैं तब भी आप फेयर एंड लवली वाला आंसर नहीं लगाएंगे, और लड़के हैं तब भी फेयर एंड लवली वाला आंसर नहीं लगाएंगे। आंसर लगाएंगे बीटाडीन। कौन सा? बीटाडीन। अगला है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सा अग्निशमक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? मतलब कोई आग अगर विद्युत से लगी है तो उनमें कौन से उपकरण हैं जो हम प्रयोग नहीं करें? देखें यहाँ पर नहीं लिखा है। तो मैंने पहले भी बताया कि झाग जो उत्पन्न करने वाले विद्युत उपयंत्र होते हैं वह विद्युतीय आग में हम कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आईएसओ। हाँ, ये देखो, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? कार्यशाला में आग बुझाने के लिए देखो, अग्निशमक यंत्र भी हों, रेत से भरी बाल्टियां भी हों, पानी से भरी बाल्टियां भी हों और उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखो, आईएसओ का तात्पर्य है, आईएसओ का फुल फॉर्म बताओ आप, देख लो। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, सभी एक जैसे लग रहे होंगे और सबकी स्टार्टिंग आई से, फिर बीच में एस, फिर ओ। आंसर बताइए। मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, इसकी थ्योरी में आपको जब पढ़ाया था तो डिटेल में बताया था। आपको ही आंसर बताना है। मैं इतना वीडियो पोस्ट करके आगे बढ़ा देता हूँ, देखता हूँ कितने भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है विद्युत सप्लाई से के तार से अगला प्रश्न है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं किसकी सहायता से? सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने के हाथ से, उसका हाथ पकड़कर, गीली लकड़ी द्वारा, लोहे के सरिये से। तो चालक द्वारा हटाओगे तो आपको तुरंत करंट लगेगा। लोहे की सरिया चालक होती है, गीली लकड़ी भी चालक होती है। उसका हाथ पकड़ेंगे तो आप चालक के डायरेक्ट संपर्क में आ ही जाएंगे। तो सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने पहनकर हम उसको हटाएंगे। ठीक है। अगला है, बिजली की आग बुझाने के लिए किस किस्म के अग्निशमक प्रयोग किए जाते हैं? अग्निशमक यंत्रों के प्रकार होते हैं बी, ए और बी और डी। तो जो विद्युतीय आग लग वाले होते हैं उसको कौन से प्रकार के होते हैं? डी प्रकार के। कौन से प्रकार के? डी प्रकार के। अगला देखिए, काटने वाले औजारों को कहाँ रखने चाहिए? अब देखिए, ये इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न इसमें दे दिया गया है तो हम आंसर देंगे। जो काटने वाले औजार होते हैं वो कहाँ रखने चाहिए? नापने वाले औजारों के साथ, खोलने व बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ, सभी औजारों से अलग। जो काटने वाले औजार होते हैं ना वो सभी औजारों से अलग रखेंगे, क्योंकि बाकी औजारों के साथ रख देंगे तो क्या होगा? कई बार हमारा हाथ वगैरह भी उनसे कट सकता है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखो, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार किस शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो बहुत बार पूछा गया है, कहाँ होना चाहिए? पीठ पर, छाती पर, कंधों पर या पैरों पर? तो जब भार उठाएंगे सर्वाधिक भार कहाँ होना चाहिए? पैरों पर। प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री। प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त कौन सी सामग्री है? देखो, टिंचर आयोडीन, डिटॉल, बर्नॉल और उपरोक्त सभी। तो डिटॉल, बर्नॉल और टिंचर आयोडीन, जब हम पढ़ रहे थे प्राथमिक उपचार के बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें हों तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर दी गई थी। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आग एक मिश्रण है। आग को जब पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था डिटेल में, तो हमने बताया कि आग एक मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? ताप, प्रकाश और ऊष्मा का। ताप, प्रकाश और ऊष्मा का। इसमें एक चीज़ इन्होंने छोड़ दी है, थोड़ा सा मॉडरेट करनी पड़ेगी किताब, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी आग की उत्पत्ति नहीं होगी, मतलब आग नहीं जलेगी। अभी के लिए इस प्रश्न का आंसर था विकल्प नंबर एक। देखो, इसमें जो आंसर है ना, इसमें इन्होंने कुछ गलत दे दिया है। देखो, ए विकल्प, ताप, प्रकाश और ऊष्मा। ऑक्सीजन, ताप और ईंधन। विकल्प ये कुछ ज़्यादा सही है। कौन सा? ऑक्सीजन, ताप और ईंधन। इसमें बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो ये होगा। इसका ये आंसर गलत दे दिया है। ताप, प्रकाश और ऊष्मा। ताप होगा, टेम्परेचर होगा, और लाइट होगी, और ऊष्मा होगी, तो क्या वहाँ पर आग जल जाएगी? नहीं। आग जलने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस किताब में जो आंसर दिया गया है वो गलत है। इसका आंसर लिख लीजिए आप,
विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, BIS का पूरा नाम, ये शायद एक प्रश्न छूट गया है यहाँ पर। हाँ, इसका देखो, ये चिन्ह क्या दर्शाता है। कई बार चिन्हों से संबंधित प्रश्न आते जाते हैं, तो ये वाला चिन्ह ऐसे करके, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ये प्रवेश निषेध, मतलब देखो ये वाला चिन्ह है, ऐसे बना है तो प्रवेश है, अब इस पर क्रॉस लगा दिया तो मतलब प्रवेश निषेध है, मतलब अंदर जाने का रास्ता नहीं है। BIS का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री नारगेन, क्या लिखा है, स्टैंडर्डाइजेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आपको पता होगा। वैसे यहाँ पर लिखा है, देखो आंसर। BIS का पूरा नाम क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? याद कर लीजिए, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? हरे रंग की होती है। इनका आकार कैसा होता है? वर्गाकार। कैसा होता है? वर्गाकार। देखो, हरे और गोलाकार, ये गलत दे दिया। हरा तो है यहाँ पर, यहाँ तो हरा है ही नहीं, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। इसमें भी हरा नहीं है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगला देखिए, कृत्रिम श्वास क्रिया की सबसे सरलतम विधि। तो सबसे सरलतम विधि कौन सी है? मुंह से मुंह में श्वास देना, कृत्रिम श्वास का क्रिया की जो सबसे सरलतम विधि है। यदि एक मरीज मुंह से श्वासन प्रक्रिया सही से नहीं करे, तो प्राथमिक उपचार को नियमानुसार करना चाहिए। क्या करा? देखो, यदि एक मरीज है, मुंह से सांस नहीं ले रहा है ठीक से, तो प्राथमिक उपचार को नियमानुसार करना चाहिए। क्या करें? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म करें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। नाड़ी मतलब कहते हैं नब्ज। क्या करेंगे? उसको तुरंत चिकित्सीय सहायता ढूंढेंगे। क्या करेंगे? तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, सिर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो देखो, सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोप, हेलमेट, टोपियाँ, किसका प्रयोग करेंगे? तो सिर की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? कठोर टोप, जिसको हम हेलमेट बोलते हैं, ठीक है, और हेलमेट लगाएंगे। ठीक है। टोपी टोपी लगाने से हमारे सिर की सुरक्षा नहीं होगी। ठीक है। टोपी तो वैसे भी नेता लोग लगा ही रहे हैं हम लोगों को। अगला है, पैरों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हवाई चप्पल नहीं, कैनवास शूज नहीं, लेदर के शूज। कौन से? लेदर के शूज। यूथ की बुक में एक प्रश्न पूछा गया है कि वर्कशॉप में कार्य करते समय कैसे शूज प्रयोग करने चाहिए, तो वहाँ आंसर होता है मोटी रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते। अगला देखिए, आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स, शीशे, फेस शील्ड, उपरोक्त सभी। तो ये तो डायरेक्ट प्रश्न बना था, जब हम वो पढ़ रहे थे इसकी थ्योरी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि फेस शील्ड और शीशे, गॉगल्स, तीनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? आंखों की सुरक्षा के लिए। अगला है, शरीर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो, शरीर की सुरक्षा के लिए चोंगा, शरीर पे जो पहनने वाला वस्त्र होते हैं उनको कई बार चोंगा बोला जाता है। दस्ताने, एप्रन, तीनों चीज़ें किसकी सुरक्षा के लिए हैं? शरीर की सुरक्षा के लिए, उपरोक्त सभी। क्लास ए टाइप अग्नि के लिए ईंधन, मैंने बताया जो क्लास ए प्रकार की आग होती है वह ठोसों में लगने वाली आग होती है। और ठोस इनमें से कौन सा है? ये तो गैस हो गया, ये द्रव हो गया, इसमें विद्युतीय, ये विद्युत वाला हो गया, और ये बचा काष्ठ, कपड़ा और कागज, ये क्लास ए की आग है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अगला देखिए, क्लास डी की अग्नि के लिए शामुकों का प्रकार कौन सा होता है? जो क्लास डी की आग होती है, जिसको हम विद्युतीय आग के नाम से जानते हैं, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं हेलोन, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर और वाष्पित द्रव, CTC। CTC का फुल फॉर्म बताना है आपको। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानकों के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? विद्युतीय कार्य करते समय हम एक सूचना पट, आपने देखा होगा डेंजर बोर्ड कुछ का लगा होता है, यहाँ पर ऐसे खोपड़ी बनी हुई होती है और उस पर हड्डियाँ ऐसे लगी होती हैं, तो ये क्या होता है? अत्यंत खतरनाक लिखा होता है उसके नीचे, अत्यंत खतरनाक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? स्वचालित गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, या फिर उपरोक्त सभी। सब में लिखा है सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, तो ये सुरक्षा के लिए ही उपयोगी हैं, तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण होते हैं? तो देखो, औद्योगिक खतरे और दुर्घटना जो होंगी उनके कारण कौन कौन से होते हैं? देखो, शोर, ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। खराब लाइट व्यवस्था, हम कोई काम कर रहे हैं, लाइट बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो ऐसे में दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऊष्मा और आर्द्रता, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है या फिर वहाँ बारिश हो जा रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी कई बार क्या होते हैं? दुर्घटना का कारण होते हैं। तो उपरोक्त सभी इस विकल्प, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नहीं, ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर में हस्त औजार, दूसरे चैप्टर का नाम है हस्त औजार, मतलब हैंड टूल्स। ठीक है। इस क्लास में हम 2 ही चैप्टर करेंगे, बाकी आपको ये रिव्यू क्लास है, आपको बता देनी है, और जल्दी से जल्दी मैं
अगर आपके कमेंट सही, इस पे कमेंट 10 कमेंट भी अच्छे आ जाते हैं और आपको अगर ज़रूरत है इस वाली वीडियो की, इस किताब को जल्दी से जल्दी हल कराने की, तो कमेंट ज़रूर करिए और अपने साथी दोस्तों में जो ITI UPPCL की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके पास ज़रूर भेजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो, मुझे लगे कि हाँ, मेरी जो मेहनत है सार्थक लोगों तक पहुंच रही है। देखिए इंसुलेशन ये टूल्स वाला चैप्टर है, तो हम टूल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, ये वाला जो प्लायर होता है ये कॉम्बिनेशन प्लायर होता है और इसके जो हिस्से हैं वो कौन कौन सा हिस्सा है देखो, ये यहाँ पर एक कट दिया होता है, इसको हम स्लाइड कटर कहते हैं, ये वाला कट, ये वाली ग्रिप जो है ये पाइप ग्रिप है, ये फ्लैट ग्रिप है, ये जॉइंट कटर है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये कटर है, यहाँ पर ये दिया गया है कुछ छोटा सा। हैंडल्स पे जो इंसुलेशन लगा होता है, प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। इसका प्रयोग, प्लास का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तारों को काटने, पकड़ने और मोड़ने के लिए किया जाता है। ये किसका बना होता है? तो ये स्टील का बना होता है और इसकी लंबाई 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक होती है। इसके हैंडल पर PVC का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो पूछा जाए कि जो प्लायर होता है उस पर, उसके हैंडल पर किस चीज़ का इंसुलेशन चढ़ा होता है, कई बार यही पूछ लिया जाएगा, तो याद रखेंगे PVC का इंसुलेशन चढ़ा होता है। इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, देखो वो तो था कॉम्बिनेशन प्लायर, इस प्लायर के नाम में ही इसका आंसर है साइड कटिंग, मतलब साइड कटिंग प्लायर है। देखिए कटर इसका यहाँ पर दिया गया है, इसको इसके बीच वाले जहाँ से ये घूमता है उसको हिंग बोलते हैं। इसका प्रयोग तारों को काटने में होता है, कटर प्लायर है तो काटने में प्रयोग होगा। इसके हैंडल पर PVC का इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन सभी पर PVC का ही होगा। इसका साइज़ देख लीजिएगा, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm। इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर, ये कई बार पूछा जाता है। राउंड मतलब आगे से इसकी जो आकृति होगी वो राउंड होगी, राउंड नोज की तरह। कटर है वही वाला स्थान है इंसुलेशन। इसका प्रयोग अधिक गेज के तारों को काटने में होता है, ठीक है। इसका आगे का मुंह लंबा व गोल होता है, तो कई बार पूछा जाता है कि गहरे स्थानों पर जो बोल्ट हों उनको खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राउंड नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। इससे तारों की गोल रिंग बनाई जाती है। ये औजार इस्पात टूल्स मतलब स्टील का बना होता है। अगला देखिए, अगला है कौन सा, देखो इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जिसको हम शुद्ध साधारण भाषा में पेचकस कह देते हैं। पेचकस आप तब तक कहिएगा जब तक ITI नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ITI कर ली है और आप TG2 या फिर किसी भी ITI से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पेचकस आपका जो तब्दील हो जाता है वो स्क्रू ड्राइवर में हो जाता है। पेचकस तो वो लोग कहते हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। इसका जो इंजीनियरिंग भाषा में इसका ऑथेंटिक नाम है वो है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के अगले हिस्से को हम टिप कहते हैं, इसको इंसुलेटिंग स्ट्रीम कहते हैं और हैंडल तो जो हैंडल होता ही है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से स्क्रू मतलब पेच को खोलने और कसने में किया जाता है। इसकी साइज, मोटाई, लंबाई कितनी कितनी होती है? देखो 6 mm और 150 mm, 8 mm, 200 mm, ये विभिन्न साइजों में मिलते हैं जैसी आपको ज़रूरत हो। कनेक्टर स्क्रूड्राइवर का प्रयोग बहुत छोटे पेचों को खोलने में किया जाता है। ये प्रश्न बन सकता है, देखो कनेक्टर स्क्रूड्राइवर मतलब पूछा जाएगा बहुत छोटे पेचों को खोलने के लिए कौन से स्क्रूड्राइवर का प्रयोग किया जाता है? तो कनेक्टर। प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? देखो वुड सॉ, वुड मानी होती है लकड़ी, सा मानी होती है आरी। तो जो लकड़ी की आरी होती है कि दांतों का झुकाव किसकी तरफ होता है? हैंडल की तरफ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको कुछ बताऊंगा कि आपने आरी देखी होगी कुछ इस प्रकार, मेरी जो ड्राइंग है कुछ ऐसी है, इस प्रकार से आरी होती है। इसमें जो दांते बने होते हैं ये वाले, ये दांते मैं कुछ दूसरे रंग का ले लेता हूँ, ये दांत जो इसके बने होते हैं ये है। यही प्रश्न बनता है कई बार एग्जाम में और आपको वहाँ याद नहीं आता है। तो इसके जो दांतों का झुकाव होता है वो हैंडल की ओर होता है, ठीक है। और विकल्प में ये दिया भी जाएगा कि हैंडल की दूसरी ओर, हैंडल की ओर, तो याद रखिए किसकी ओर होता है? हैंडल की ओर। फार्मल फर्मल चीजल, फर्मल चीजल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बैटन व केसिंग के जोड़ तैयार करने के लिए। बैटन और केसिंग दो प्रकार वायरिंग के प्रकार हैं, उसके जो जोड़ अगर हमें तैयार करने हो तो कौन सी चीजल का प्रयोग करेंगे? फर्मल चीजल का। एडजस्टेबल रिंच का प्रयोग नट बोल्ट खोलने में किया जाता है। रिंच तो आपने साधारणतः घरों में देखी होगी। क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो क्रिम्पिंग टूल एल्युमिनियम के तारों के सिरों पर सिवस लग लगाने के लिए किया जाता है। जब आप UPPCL में भर्ती हो जाएंगे तो लग क्या होते हैं ये आप देखेंगे और मैं किसी दिन आपको किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें दिखाता रहूँगा अब लग क्या होते हैं। फाइल, फाइल ये वो फाइल नहीं है जो आप किसी मोबाइल में सेव करते हैं, ना ही ये किसी कंप्यूटर की फाइल है। ये फाइल है रेती, जिसको आप घरों में रेती कहते हैं। रेती को रेती ना कहिए, अब आप इंजीनियर बन गए हैं तो आप इसको फाइल कहिए। फाइल का प्रयोग मेटल के कार्य एवं मोटर फिटिंग के करने में लिए किया जाता है। फ्लैट फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं?
किसी जॉब के ऊपर लोहे की परत हटाने में किसका प्रयोग करते हैं? फ्लैट फाइल। स्टील रूल एक 30 सेंटीमीटर लंबा स्केल होता है। स्टील रूल मतलब स्केल जिसको हम पैमाना कहते हैं। स्टील रूल का प्रयोग सीट मेंटल व मोटर बाइंडिंग में लेदराइड पेपर पर मार्किंग करने के लिए काम में लिया जाता है। जिमलेट क्या होता है? लकड़ी में छेद करने के लिए हम जिमलेट का प्रयोग करते हैं। कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट बनेगा कि अगर हमें किसी लकड़ी में छेद करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? जिमलेट का। ओंगर ओंगर क्या होता है? मोटी लकड़ी में छेद करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? ओंगर का। स्नैपर क्या होता है? स्नैपर का प्रयोग नटों को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा बॉल पेन है वो बॉल पेन नहीं है। अगला जो हमारा औजार है वह क्या है? बॉल पेन हथौड़ा। हथौड़ा बॉल पेन हथौड़ा जिसको हम कहते हैं। देखो इसकी जो टोपी होती है वो बॉल के समान होती है, इसीलिए हम इसको बॉल पेन हथौड़ा कहते हैं। ठीक। इसका प्रयोग गिट्टी के लिए दीवार में जगह बनाने, झिर्रियाँ बनाने, वायरिंग में क्लिप लगाने, रिवेटिंग लगाने में करते हैं। इसका हैंडल लकड़ी का बना होता है। ठीक है। इसका वजन देखो कितना होता है? 125 ग्राम होता है, 250 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है और 1 किलोग्राम तक होता है। कोल्ड चीजल चीजल मतलब होती है रेती, जिसको हम साधारण भाषा में रेती कहते हैं, पर अब हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है इसीलिए रेती बिल्कुल नहीं कहेंगे। इस चीजल की आकृति अष्टभुजाकार होती है। कितने? तो ये प्रश्न बन सकता है कि चीजल की जो आकृति होती है कितने भुजा की होती है? तो 8 भुजाकार। इसे कार्बन स्टील से बना होता है। ये भी पूछ लिया जाएगा कि काय की बनी होती है? कार्बन स्टील की। इसकी रिब को टेम्पर किया जाता है। इसकी कटिंग कोण 30 और 45 अंक के होते हैं, अंश के होते हैं। ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। जो रेती होती है उसके जो कटिंग कोण रेती नहीं है, ये क्या है? भूल गया मैं, सॉरी। ये है चीजल, छेनी जिसको बोलते हैं हम। हमारे यहाँ इसको छेनी बोला जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग भाषा में आप इसको क्या कहेंगे? चीजल कहेंगे। इसका प्रयोग, इसके जो कोण होते हैं कितने होते हैं? 30 पर और 45 पर। इसका प्रयोग दीवारों में गिट्टियाँ लगाने व मोटर रिपेयरिंग में किया जाता है। अगला देखिए टेनन सा। टेनन सा वही मैंने बताया, टेनन सा देखो कुछ इस प्रकार से होती है। इसका हैंडल है, ये बैक है, ये टूथ है और ये हैंडल है। ये बैटन बोर्ड काटने के कार्य में आने वाला औजार है। इसके ब्लेड की चौड़ाई 100 मीटर व लंबाई 250 mm होती है। 100 मीटर नहीं, 100 mm, सॉरी। इसके एक तरफ मजबूत पत्ती लगी होती है व दूसरी तरफ दांते बने होते हैं। इसमें 25 mm में 12 से 15 खांचे होते हैं। ये पूछा जा सकता है कई बार कि 25 mm में दांतों की संख्या बताओ, तो ये बताने हैं आप कितने होते हैं? 12 से 15। अगला देखिए रावल प्लग टूल। रावल नहीं, रोल प्लग टूल है। ये आपको याद करना है। इसका प्रयोग पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा था? जिमलेट का। और अगर पत्थर वगैरह की दीवार होगी तो उसमें छेद करने के लिए किसका? रोल प्लग टूल का प्रयोग करेंगे। वायरिंग करते समय इसे दीवार में छेद करने के लिए पीवीसी की स्लिब लगाकर पेच कसे जाते हैं। इसका होल्डर मुख्यतः किसका बना होता है? मृदु इस्पात मतलब माइल्ड स्टील व बिट काय की बनी होती है, इसकी स्टील की बनी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 150 mm होती है। आगे देखेंगे अगला औजार कौन सा है, तो अगला औजार है हमारा पोकर। पोकर, ठीक है, पोकर। इसको सूजा कहते हैं, पर सूजा आपको याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है? पोकर। जब लकड़ी में पेच सीधा करने में परेशानी आती है तब इसकी सहायता से इसके आगे के नुकीले सिरे से पहले जगह बना ली जाती है, फिर पेज को लगा दिया जाता है। इसका साइज कितना होता है? 150 mm गुणा 6 mm। ये कार्बन का बना होता है, तो ये कई बार पूछ लिया जाएगा काय का बना होता है? कार्बन का। बुडसा मतलब लकड़ी को काटने वाली आरी। इसका प्रयोग लकड़ी काटने में किया जाता है। नाम से ही प्रदर्शित है। ये चैप्टर ही ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी आपको ओवरव्यू करना है, एक बार थ्योरी दोबारा रिवाइज करनी है, उसके लिए ये क्लासें मैं लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्लास को रिकॉर्ड करने में। कमरे में बैठ के जब अकेले रिकॉर्ड की जाती है तो बाहर वाले तो यही समझते हैं कि पागल हो गया है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपनी जो जानकारी है आप तक इसीलिए पहुंचाते हैं कि आपका भी उससे कुछ भला हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फार फार्मर चीजल देख लिया। फार्मर चीजल में क्या होते हैं? वायरिंग करते समय बैटन व केसिंग केप में जोड़ करते समय इसका उपयोग किया जाता है। ये है कुछ इस प्रकार की आकृति। इसे चौरासी भी कहते हैं, चौरसी चौरसी भी कहते हैं। इसका साइज जो होता है ये होता है, देखो क्रिम्पिंग टूल्स, ये कई पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। शायद 2013 यूपी आरबीएनएल में ये बना के और डायरेक्ट पूछ लिया गया था ये कौन सा औजार है, तो इसको क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। इससे कटर व तारों को छीलने का भाग बना होता है। एल्युमिनियम के तारों के सिरों पर थिम्बल लगाकर उन्हें क्रिम्पिंग टूल द्वारा दबाकर स्थायी किया जाता है। तो ये क्या होता है? क्रिम्पिंग टूल होता है। ठीक है, इसे हार्ड स्टील द्वारा टेपरित करके बनाया जाता है। फिर है ऑंगर। ऑंगर क्या होता है? इसका प्रयोग मोटी लकड़ी में छेद करने के लिए किया जाता है। तो
पूछा जाए कि मोटी लकड़ी में छेद करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑंगर का प्रयोग करेंगे। फिर आया मुंगरी, जिसको हम मैलेट कहते हैं। मैलेट, ये वाला प्रश्न कई बार बनता है कि लकड़ी के हथौड़े को क्या कहते हैं, तो इसको मैलेट कहते हैं। इसके द्वारा सीट मेंटल, एक ट्रेड होती है आईटीआई में सीट मेंटल, उसमें ये बहुत प्रयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में जो गेहूँ रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गेहूँ जिसमें रखे जाते हैं, जिसको रंदा बोलते हैं, कई बार वक्सा बोलते हैं, वॉक्स बोला जाता है, उसको जो बनने वाली दुकानें होती हैं वहाँ पर ये हथौड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये लकड़ी का बना होता है, वजन इसका आधा किलो से 1 किलो के बीच होता है। फिर है हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम ये है, हेक्सा मतलब आरी वही। इसके द्वारा लोहे को काटा जाता है। इसका उपयोग कंड्यूट वायरिंग करते समय किया जाता है। इसके 25 में 25 से 30 दांते होते हैं। और एक और पूछा था कि 12 में कितने दांते होते हैं। 25 में कितने दांते होते हैं, 12 से 15 होते हैं। यहाँ पर 25 में 25 से 30 दांते हैं। इलेक्ट्रीशियन नाइफ, इलेक्ट्रीशियन जो चाकू होता है, इलेक्ट्रिक, इसका प्रयोग तारों पर इंसुलेशन हटाने में किया जाता है। इसमें एक ब्लेड काफ़ी तेज धार वाली होती है, जो इंसुलेशन छीलने के काम में आती है। एक ब्लेड कम धार वाली होती है, जो ऐसी तारों पर से एनेमल व गंदगी हटाने के काम आती है। फिर आती है फ्लैट फाइल। फ्लैट एकदम चपटी, और फाइल मतलब रेती। एक चपटी रेती कैसी होती है, देखो रेती मतलब जो फाइल है उसके हिस्से यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। मैं इसको कुछ जूम करके और बड़ा दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। देखो, इसका जो ये हिस्सा होता है इसको एज बोलते हैं, इसको टैंग बोलते हैं, ये हैंडल होता है, ये शोल्डर होता है, ये इसका हील हिस्सा होता है, ये फेस, और ये टिप। तो देखो, कई बार ये ही पूछ लिया जाएगा, मतलब देखो यहाँ से इसका ये जो चीज़ है ये मिटा दी जाएगी, पूछा जाएगा ये कौन सा हिस्सा है। विकल्प में ये चार, तीन हिस्से सही कोई और लिख दिए जाएंगे, एक हिस्सा सही वाला लिख दिया जाएगा। तो ये आप देख कर कन्फर्म कर लीजिएगा। ये रेती लोहे की बनी होती है। साइज कितना होता है, 25 में। हाँ, इसका क्या है, देखो 25 में 25 से 30 खाते। वायर स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर, इसके द्वारा पीवीसी वायर पर से अन्य वायरिंग तारों पर से क्या होता है, इंसुलेशन हटाया जाता है। तो पूछा जाएगा वायर स्ट्रिपर का प्रयोग क्या किस में किया जाता है, तो हम इसको इंसुलेशन हटाने में इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखो, फेज टेस्टर। ये तो इलेक्ट्रीशियन को अपने साथ ही रखना चाहिए, सभी लोग रखते हैं। इसका उपयोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट या वायरिंग की सप्लाई टेस्ट करने में किया जाता है। जो टेस्टर होता है उसका प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए हम कई बार इसका प्रयोग करते हैं। ये नियॉन साइन टेस्टर भी इसका नाम है। क्या नाम है, नियॉन साइन टेस्टर। इसका आगे का सिरा स्क्रू ड्राइवर की तरह दिखता है, मतलब स्क्रू ड्राइवर की तरह दिखता है। अब देखिए कुछ अन्य जो औजार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कौन सा औजार है, एडजस्टेबल रिंच, क्या करेगी, नट खोलेगी और उनको कसेगी। जिमलेट क्या होता है, लकड़ी में छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पैनर क्या होता है, नट बोल्ट खोलने के लिए जिसको प्रयोग में लाया जाता है। ये ट्राई स्क्वायर क्या होगा, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जब आप आईटीआई कर रहे होंगे तो ईडी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय इसका प्रयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर का कई बार। ठीक है, ट्राई स्क्वायर में ये पूछा जाता है कि जो एंगल होता है वो कितने पे घुमा हुआ होता है, तो 90 पे। बैटन केसिंग कैपिंग वायरिंग में इसका प्रयोग होता है। स्टील टूल मतलब स्टील का जो पैमाना होता है। सीट मेंटल के कार्य व मोटर की फिटिंग करते समय, अलाइनमेंट करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। फाइल क्या होती है, लेदराइट पेपर पर मार्किंग करने के प्रयोग में आती है। हैंड ड्रिल मशीन बैटन केसिंग कैपिंग बाइंडर में प्रयोग की जाती है। माइक्रोमीटर सुपर इनेबल तारों की गेज मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच क्या होता है, लोहे की चाप पर इसके आगे के सिरे से मार्किंग करते हैं। आउटसाइड कैलीपर किसी भी जॉब की मार्किंग करने के लिए। ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, वायर स्ट्रिपर, इससे तारों का इंसुलेशन मैंने बताया हटाया जाता है। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, तारों को जोड़न लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन करना मुख्य कार्य होता है। कतिया, स्निप, इस औजार के आगे के सिरे तेज धार वाले होते हैं। फिर बिलो लैम्प, ये स्टोव की तरह कार्य करता है। अब देखो कंड्यूट डाई सेट, ये डाई सेट है, ये प्लम्बर लोगों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। डाई सेट कंड्यूट वायरिंग करते समय कंड्यूट में चूड़ी डालने हेतु डाई सेट का प्रयोग किया जाता है। इसे घुमाने के लिए दोनों साइड में पाइप हैंडल लगे होते हैं, ये कुछ लगे हुए हैं यहाँ पर ये। ठीक है, आगे देखिए, इसे घुमाने के लिए दोनों साइड में पाइप हैंडल लगे होते हैं। स्टॉक ढलवा लोहे का बना होता है, किसका बना होता है, ढलवा। सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ देख लीजिएगा आप यहाँ पर, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। ये है आपका SWG, जिसको स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। इसका देखो, जिसका साइज, जिस पे नंबर सबसे कम लिखा होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। ये देखो यहाँ पर 0 लिखा है, तो इसका जो साइज है यहाँ पर, इसमें बार बार क्या करते हैं, इनमें देखो, इनमें डाल डाल के तार को देखते हैं,
और जिसमें फिट बैठ जाए वही तार का एक्चुअल साइज होता है। तो देखो जो सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर 31 लिखा है, ये दूसरा रंग ले लेता हूँ मैं यहाँ। देखो यहाँ गौर से देखा होगा 31 लिखा है यहाँ पर। 31 तो लिखा है, लेकिन इसका जो साइज है ये सबसे छोटा है। तो जो सबसे ज़्यादा साइज वाला होगा वह तार सबसे पतला होगा, और जो सबसे कम साइज वाला होगा वह तार सबसे मोटा होगा। इसके द्वारा सुपर एनेमल तारों का गेज मापा जाता है। तो पूछा जाए तारों का गेज किससे मापा जाता है, तो SWG से। इसके द्वारा मोटर रिवाइंडिंग, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त तारों को मापा जाता है। इसमें चारों तरफ गोलाई में कटिंग होती है। अब देखो प्रश्न आ गए, देखो पूछ लिया गया ये निम्नलिखित आकृति कौन सी है। तो क्या कहते हैं इसको, उर्मिल औजार। क्या कहते हैं, उर्मिल औजार। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला देखो। दूसरा प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताएं जिससे स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है। स्क्रू ड्राइवर का जो ब्लेड बना होता है वो बना होता है कठोर और टेप्ड कार्बन स्टील से। अगला देखिए, किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है। हथौड़े जो होते हैं उसको वर्गीकृत किए जाते हैं केवल उनके ढांचे का आकार और भार के आधार पर। लकड़ी के स्क्रू का पिच क्या होता है, जो लकड़ी के स्क्रू का पिच होता है वह होता है समीपवर्ती थ्रेडों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्रू की पिच कहते हैं। अगला देखिए, की वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो की वेज काटने के लिए कैप छेनी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी छेनी, कैप छेनी। हथौड़े का साइज किसके अनुसार नापा जाता है। हथौड़े का साइज हथौड़े के वजन के अनुसार नापा जाता है। विकल्प देखकर आंसर कई बार बदल जाता है। ठीक है, अगला देखिए, पाइप के अंदर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया था पाइप के अंदर की जो चूड़ियाँ होती हैं उनको काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टैप औजार का। किसका, टैप। इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं, तो हल्के कार्य पेचकस का। इलेक्ट्रीशियन भारी वाले पेचकस का क्या करेगा। ठीक है, अगला देखिए, सुपर एनिमल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है। भाई अभी तो था तार गेज, मतलब जिसको हम वायर गेज के नाम से जानते हैं। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे, क्या करेंगे। देखो, हथौड़े के रूप में इसको कभी प्रयोग नहीं करेंगे। ऊंचे स्थान से काम कर रहे हैं, आप वहीं से नीचे फेंक देंगे तो भी बेकार हो जाएगा। समय समय पर इस पर तेल लगाते रहेंगे। तो क्या क्या सावधानी रखेंगे, ये सभी सावधानियां रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः किसके द्वारा हटाया जाता है। वही तो, ये जब हम पढ़ रहे थे हमने बताया था कि इंसुलेशन हटाने के लिए तार तार जो स्ट्रीपर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला चैप्टर है सॉरी अगला अगला प्रश्न है, फेज टेस्टर को प्रयोग में लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। 250 वोल्ट से अधिक रेंज पर इसका काम में नहीं लेना चाहिए। पता चला हमें टेस्टर मिल गया तो 11,000 को जाके चेक करने लगे, तो 11,000 पे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और हो सकता है आप भी ब्लास्ट हो जाएं। जस्ट जोक्स अपार्ट, फेज टेस्टर का प्रयोग हमें कहाँ तक करना है, केवल 250 वोल्ट तक। ये सिर्फ हमने हंसाने के लिए कहा था कि 11,000 पर जाकर चेक करने लगे, ऐसा हमको नहीं करना है। इंसुलेशन चेक करेंगे, चेक करते समय धातु की क्लिप व उंगली रखेंगे, धातु की क्लिप पर उंगली रखेंगे व अर्थ के संपर्क में रहेंगे। उपरोक्त सभी, तो फेज टेस्टर को प्रयोग करते समय ये सारी सावधानियां हम प्रयोग में लेंगे। अगर टेनेंस आके दांतें घिस जाएं तो उन्हें तेज करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुजाकार फाइल से उनको दोबारा घिस लेंगे और क्या करेंगे। अगला देखिए, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग क्यों करते हैं। शीतलक मतलब जो हम उन पे पानी डालते हैं बार बार, आपने देखा होगा आपके घर में कई बार कारपेंटर आता है, किवाड़ विवाड़ बनाता है, तो वो क्या करता है, उन पे पानी डालता है। ठीक इसी प्रकार हम वर्कशॉप में जब कोई काम कर रहे होते हैं, किसी जॉब को काटते हैं, तो वहाँ पर हम पानी या कोई और शीतलक का प्रयोग क्यों करते हैं, कटिंग टूल और जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए। किसके लिए, कटिंग टूल और जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में लगाते हैं। इससे क्या हो जाता है, धातु के चिप्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाता है, धातु के चिप्स टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है, हेक्साब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है। तो दोनों पिन होल्स के बीच की दूरी मापी जाती है। दोनों पिन होल्स के बीच की। फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापते हैं, तो फाइल की लंबाई मापी जाता है पॉइंट से हिल तक। कहाँ तक, पॉइंट से हील तक। अगला देखिए, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो चीजल निर्माण में हम प्रयोग करते हैं हाई कार्बन स्टील। अगला देखिए, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को क्या करना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखेंगे। बरसात के दिनों में औजारों पर क्या कर दें, उन पर एनामल पेंट का लेप कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, एनामल पेंट का लेप कर देना चाहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 21, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग
करने का मुख्य कारण क्या है? ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। क्या करेंगे? कटिंग के समय घर्षण को कम करेंगे। इसी के लिए हम उसके दांतों की सेटिंग करते हैं। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद करना है। किसका प्रयोग करते हैं? फिलर गेज। फिलर गेज क्या करता है? स्पार्क प्लग का जो एयर गैप होता है उसको मापता है। गुनिया के कई प्रकार हैं। गुनिया में कौन सा काम नहीं किया जाता है? तो गुनिया से ना पृष्ठ की स्पष्टता की जांच नहीं की जाती है, बाकी सारे तीनों कार्य इनमें से कर लिए जाते हैं। अगला देखिए, टू पिन सॉकेट और एक पिन सॉकेट का प्रयोग जब किया जाता है जब पिन दोहरी इंसुलेटेड हो। ये प्रश्न ही डायरेक्ट याद करने हैं आपको, कुछ देखना ही नहीं है। बस जैसे ये पूछा जाए, टू पिन सॉकेट और एक पिन सॉकेट का प्रयोग तब किया जाता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड हो। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है यूपीएससी के एग्जाम में। तो आज की क्लास इतनी ही थी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो कल से हम प्रारंभिक वैद्युतिकी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास कैसी रही? मेहनत काफ़ी लगी इसको रिकॉर्ड करने में। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही, थ्योरी इसकी आपको पसंद आई नहीं, क्वेश्चन कैसे थे ये भी आपको बताना है, कितने प्रश्न आपके सही गए ये आपको ज़रूर बताना है। बाकी इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये अगली वीडियो में बता दूंगा कि मैं अब ये सारी चीज़ें सीखने के प्रयास में हूँ कि टेलीग्राम चैनल कैसे बनाया जाता है और कैसे अब तो व्हाट्सएप पर भी अपडेट आ गया है कि व्हाट्सएप पर भी आप अपना चैनल बना सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो या फिर पीडीएफ क्रिएट हुआ करेंगी मैं आपको अपने उस ग्रुप में डाल दिया करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी नहीं अगली वीडियो में मिलेंगे ही। अगर आपके सार्थक कमेंट आते हैं तो प्रारंभिक वैद्युत की और उससे संबंधित 2 चैप्टर और, मतलब अगली वीडियो में हम कम से कम 3 चैप्टर करेंगे। ठीक है, चाहे वीडियो कितना ही लंबा हो। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।